जुड़ चुके हो आप सभी विद्यार्थी। हम प्रारंभ करें हमारी इस अगली क्लास को। हमने पहली क्लास के अंदर हमारे जो पाचन तंत्र था उसको कंप्लीटली पढ़ लिया था। जो भोजन ग्रहण किया था उस भोजन का हमने पाचन किया, कौन-कौन से पार्ट ने किस प्रकार से पाचन किया, प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ, वसा का कहाँ हुआ, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ हुआ। कंप्लीटली चीजें हमने वहां पे देख चुके थे और किस प्रकार से पाचन हुआ वो भी हमने सबने देखा था। अब हमारा अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। आप बैठे-बैठे श्वास जो ले रहे हो उसे हम कहते हैं श्वसन। आपने पढ़ा होगा कि हम प्राणवायु के तौर पे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हो कि हम इस संसार से जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से श्वास के रूप में जिस गैस को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन ही नहीं होती। सभी गैस जो होती हैं मिश्रित वायुमंडल में उन्हें हम ग्रहण करते हैं। लेकिन त्यागते समय हमारी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में काम में ले ली जाती है और CO2 जो है उसका स्तर बढ़ जाता है त्यागते समय। हम चर्चा करते हैं इस पाठ के अंदर कि किस प्रकार से आप वायु को ग्रहण करते हो। फेफड़े जो हैं उनमें वायु जाकर के संचित होती है, वहां से कहां जाती है। तो विद्यार्थी जुड़े रहिए और हम प्रारंभ करते हैं हमारा अगला टॉपिक, उसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका जो श्वसन तंत्र है उसकी हम चर्चा करते हैं विद्यार्थी। देखो, आप लोग अगर इसकी नॉर्मल परिभाषा देना चाहो तो आप ये बोलोगे कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 का त्याग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। वायुमंडलीय, मैं 2-3 परिभाषा इसकी लिखने की कोशिश करूंगा। वायुमंडलीय, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा तथा CO2 का निष्कासन करना, CO2 का निष्कासन करना, निष्कासन करना श्वसन कहलाता है। करना श्वसन कहलाता है। अब आप देखो, मैं एक चीज पूछूं आपको, आपने भोजन को क्यों ग्रहण किया था? मैंने आपको पाचन तंत्र जो पढ़ाया है ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने अपने भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण की है उससे आपको ग्लूकोज प्राप्त हुआ। जो आपने प्रोटीन ली थी उससे आपको अमीनो अम्ल मिले। वसा जिससे जो ली थी उससे आपको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिला। मैंने कहीं आपको पाचन तंत्र में ये नहीं लिखाया कि आपको भोजन से ऊर्जा मिली। तो आप एक चीज पूछोगे कि सर अगर हमें भोजन से ऊर्जा नहीं मिल रही तो फिर ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है हमें? हम जो क्रिया कर रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए और हमारे शरीर को ऊर्जा मिल कहां से रही है? तो आपने जो भोजन ग्रहण किया था उस भोजन से आपको मिली थी ग्लूकोज। क्योंकि मिलने में तो अमीनो अम्ल भी प्राप्त हुए थे, वसीय अम्ल भी, लेकिन हम कहते हैं कि आपको भोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को आपने जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ली है जिसे आपने फेफड़ों में भरा है, ये फेफड़ों में जाने के पश्चात ये आपके इस ग्लूकोज को तोड़ देती है और इससे जो प्राप्त होता है वो होता है आपको ऊर्जा प्लस CO2 और साथ में यहां से निष्कासित होता है H2। हालांकि अभी आपको समझने में ये थोड़ी कठिनाइयां होंगी कि मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन जब ये टॉपिक हमारा खत्म होने की ओर आएगा तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये चीजें क्या है। नॉर्मल से नॉर्मल मैं अगर आपको एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ये आपका पाचन तंत्र था और इस पाचन तंत्र के अंदर आपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया था और मैंने आपको बताया था कि यहां से भोज्य पदार्थ जो है वो आपके रक्त वाहिनियों में आ जाते हैं। रक्त वाहिनियों के अंदर आने की प्रक्रिया आपकी अवशोषण कहलाई थी। ये रक्त इसी भोज्य पदार्थ को, जैसे मान लो आपने सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया था तो कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिला? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपके शरीर में, आपके शरीर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर के बनी होती है उसी प्रकार मानव शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो इस कोशिका के अंदर लाकर के इस ग्लूकोज को छोड़ दिया जाता है कि ग्लूकोज तू इस कोशिका के अंदर जाकर के रेस्ट कर। यहां कौन आ गया? ग्लूकोज। एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करो। आपने भोजन से कोशिकाओं को क्या दिया? ग्लूकोज। अब उधर आपने श्वसन की प्रक्रिया द्वारा
कौन सी प्रक्रिया द्वारा? श्वसन की प्रक्रिया द्वारा वायु को ग्रहण किया और आपने ये जो वायु थी इसको आप लेकर के आए अपने फेफड़ों के अंदर। किसमें लेके आए आप? अपने फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में इस वायु को भरने के बाद में यहां से ये जो वायु थी जिसमें हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों के द्वारा कहां लाई गई? कोशिका में। दोनों टॉपिकों को लिंक करके पढ़ो। पाचन से आपको क्या मिला? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहां गया? आपकी कोशिका में, सेल के अंदर। किसमें आ गया? आपकी कोशिका में। वहीं मैं बात करूं कि आपने फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन भरी थी, ये ऑक्सीजन आपके रक्त वाहिनियों के द्वारा कहां लाई गई? आपके कोशिका के अंदर। इधर से आ गई ऑक्सीजन और इधर से आ गया ग्लूकोज। दोनों एक जगह आने के पश्चात में ये ऑक्सीजन जो है ये कोशिका में पहुंचते ही विद्यार्थियों ग्लूकोज को विखंडित कर देता है, तोड़ देता है। किसको? ग्लूकोज को। किसने तोड़ा? ऑक्सीजन ने। और ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जैसे ही तोड़ता है, तो मैंने अभी आपको बताया था यहां से आपको जो चीजें निष्कासित होती है CO2, H2O और साथ में निकली मेरे डियर विद्यार्थियों ऊर्जा। अब ऊर्जा का उपयोग भी आप अपने शरीर के लिए कर सकते हो, H2O का उपयोग भी आप अपने शरीर में कर सकते हो। CO2 जो है ये आपके कोई काम की नहीं है, तो आप यहां से दूसरी रक्तवाहिनी के द्वारा इस CO2 को वापस फेफड़ों में भेज देते हो कि भाई इस CO2 को ले जाओ यहां से। ये रक्तवाहिनी ले जाके फेफड़ों में से वापस पटक देती है और फेफड़ों के द्वारा आप वापस बाहर निकाल देते हो। बीच में एक ऑर्गन और काम करेगा, हृदय, जिसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। बाहर से वायु को ग्रहण किया नासा मार्ग से, नासा मार्ग से होती हुई वो वायु हमारे फेफड़ों में गई। फेफड़ों में जाने के पश्चात हमने रक्तवाहिनियों के द्वारा उसको कोशिका में पहुंचा दिया। हमारी ऑक्सीजन जैसे ही कोशिका में पहुंची, उसने ग्लूकोज को तोड़ दिया और ग्लूकोज के तोड़ने से कौन कौन निष्कासित हुआ? CO2, H2 और ऊर्जा। भाई ये जो O2 है इसका हो गया उपयोग। कौन सा उपयोग हुआ? ग्लूकोज को तोड़ने में। ये CO2 जो है ये वापस रक्तवाहिनियों में डाल दी गई और इनको वापस भेज दिया गया फेफड़ों में, और फेफड़ों से आपने वापस वायु को त्यागा। तो आप जब त्यागते हो तो क्या निकलती है? CO2, और ग्रहण करते हो तब जाती है ऑक्सीजन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि फेफड़ों में कोई मशीन लग रही है कि जो ऑक्सीजन को CO2 में बदल रही है। तो डियर विद्यार्थियों, फेफड़ों में नहीं, कोशिकाओं में वो मशीन लग रही है जो ऑक्सीजन को CO2 में बदलने का काम कर रही है। और हमने ग्रहण किया था O2 और त्याग कर रहे हैं हम CO2। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश कर सकते हो। ओके विद्यार्थियों, हमने कहा कि श्वसन क्या होता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 का निष्कासन करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ओके, तो आप जो दो क्रियाएं आपके शरीर में होंगी, एक तो अंतः श्वसन, यानी आप वायु को क्या करोगे? ग्रहण करोगे। एक होगा निःश्वसन या बाह्य श्वसन, जिसमें आपने वायु को क्या किया है? त्यागा है। हम इनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्वसन की परिभाषा और हम आगे चर्चा करते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला श्वसन है वायवीय श्वसन, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। और दूसरा है मेरे डियर विद्यार्थियों श्वसन का नाम अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, आप जानने की कोशिश करना। मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका में आपने भोजन से तो क्या लिया था? ग्लूकोज, और श्वास से क्या ले गए? ऑक्सीजन। उस ग्लूकोज को किसने तोड़ा? ऑक्सीजन ने, और उससे आपको क्या मिली? ऊर्जा। यानी ग्लूकोज को किसने तोड़ दिया? ऑक्सीजन ने तोड़ दिया। किसमें तोड़ा? CO2, H2O और साथ में कौन निष्कासित हुई डियर विद्यार्थियों? ऊर्जा। वहीं एनोक्सी श्वसन की बात करके चले तो यहां पे इस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। यहां पे आपके निष्कासित जो होंगे उसमें सबसे पहले ऊर्जा, हालांकि मैंने ऊर्जा जो है बहुत कम मात्रा में निष्कासित होगी, CO2 है, और साथ में निकलेगा यहां से लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। अब देखो काम की चीज क्या है, दोनों में अंतर देखो। यहां पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन O2 और यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यानी O2 की अनुपस्थिति। O2 की अनुपस्थिति, यानी दोनों पॉइंटों को आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको एक लाइन समझ में आएगी कि यहां इस ग्लूकोज को किसने तोड़ा? ऑक्सीजन ने,
और इस ग्लूकोज को किसने तोड़ा? सर जी ये बिना ऑक्सीजन की अनुमति के टूटा है, बिना ऑक्सीजन के ही टूटा है। और यहां क्या निकला? ऊर्जा CO2 और लैक्टिक अम्ल। यहां क्या निकला? CO2 H2O और ऊर्जा। यानी मैं अगर इसकी परिभाषा लिखूं, ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन O2 की उपस्थिति में होता है। O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में हुआ भाई? ये O2 की उपस्थिति के अंदर होता है। दूसरी अगर मैं इसमें बात करके चलूं कि ये घटना जो है वो कोशिका में संपन्न हुई, लेकिन कोशिका के भी बहुत से भाग होते हैं, जैसे ये केंद्रक हो गया। ये जो पानी भरा है इस पानी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं भाई इसको? कोशिका द्रव्य। और एक इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस या शक्ति ग्रह। हम कोशिका जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चर्चा करेंगे। और इसी के अंदर ऊर्जा जो है वो बनती है। यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन ने तोड़ा है। ग्लूकोज को किसने तोड़ा है? O2 ने। ये घटना कहां संपन्न हुई है? तो ये घटना संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां संपन्न हुई? कोशिका के भी कौन से भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। और थोड़ी सी अभिक्रिया इसकी कहां संपन्न हो चुकी थी? कोशिका द्रव्य में। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है विद्यार्थियों कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो ये ध्यान रखना, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहां संपन्न हुआ विद्यार्थियों? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और यहां ध्यान रखना, ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन, ये क्वेश्चन बहुत बार यहां से श्वसन के जो क्वेश्चंस होते हैं यहां से पुटअप कर लिए जाते हैं। ग्लूकोज का विखंडन O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति में होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। और यह कहां संपन्न होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में, यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में। कहां होगा विद्यार्थियों? साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य को? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में संपन्न होगा। देखो वायवीय श्वसन तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हुआ था, संपन्न होता है। और यह कहां संपन्न हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में। इससे 36 से 38 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी लगभग यहां कोशिका द्रव्य में भी निष्कासित होती है, तो 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहां आपको लगभग जो है 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगी, 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहां कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है? इसमें से आपको 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हुई, वहां आपको 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हुई है। यहां CO2 H2O तथा ऊर्जा निष्कासित होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है। और अगर यहां बात करें तो यहां CO2 साथ में आपके जो है ऊर्जा, और इसके साथ में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल निष्कासित होता है, लैक्टिक अम्ल निष्कासित होता है। अब देखो यहां से दोनों के अंदर अंतर समझो कि ये जब हमें इससे ऊर्जा ही बहुत कम मिल रही है तो फिर ये श्वसन क्यों गठित हुआ? हमें वायवीय श्वसन जो है उसमें हमें 36 से 38 एटीपी मिली है, तो वही संपन्न होना चाहिए था। ये अनोक्सी श्वसन क्यों संपन्न हुआ? तो समझो विद्यार्थियों, मेरे जो शरीर है वो 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, मतलब अंतःग्रहण और बाह्य श्वसन करता है। अब मैं अगर दौड़ लगा रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे नासा मार्ग जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे और बाहर की बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मेरे शरीर में चली जाएगी, ऐसा तो संभव है नहीं। जो ऑक्सीजन जा रही है उसमें या तो थोड़ी बहुत ज्यादा या कम हो सकता है।
लेकिन अगर मैं दौड़ लगा रहा हूं तो मुझे ऊर्जा चाहिए बहुत ज्यादा, मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए। अब मेरे को अगर ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो मुझे ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, जो कि संभव नहीं है कि मुझे बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाए। तो मेरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इस ग्लूकोज को कहती है कि ग्लूकोज, तेरे को तोड़ने वाला जो ऑक्सीजन है वो तो लिमिट में आ रहा है और लिमिट में ऊर्जा मिल रही है, लेकिन हमें तो अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा के लिए तुझे टूटना पड़ेगा। तो इसने बोला कि भाई मैं बिना ऑक्सीजन के कैसे टूटूं, मुझे तो तोड़ने वाला ही ऑक्सीजन है। तो यहां ग्लूकोज कोशिका ने इसको कहा कि भाई तुझे बिना ऑक्सीजन के ही टूटना पड़ेगा। और जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट गया तो सिर्फ यहां आपको 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हुई। वहां कितनी हुई 36 से 38, और यहां कितनी हुई 2 एटीपी ऊर्जा। ये भी ठीक था, चलो मिल गई कोई ना कोई ऊर्जा। लेकिन यहां साथ में कौन निकला भाई, लैक्टिक अम्ल। ये महत्वपूर्ण है, साथ में कौन निकला, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के निकलने से आपकी मांसपेशियों में होती है थकान। ये जल्दी से नोट करो, नोट करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चर्चा करते हैं आगे कि लैक्टिक अम्ल के निकलने से क्या हुआ। तो विद्यार्थियों, आपकी कोशिका में कौन निकला, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जो है इसके निकलने से, लैक्टिक अम्ल के निष्कासन से मांसपेशियों में, मांसपेशियों में क्या होती है, थकान। मांसपेशियों में थकान होती है। आपने देखा होगा पूरे दिन आप भाग दौड़ काम करते हो, शाम को आप थक जाते हो, तो वो थकान क्यों होती है, क्योंकि आपके मांसपेशियों में क्या जम चुका है भाई, लैक्टिक अम्ल। इसका एक इलाज होता है, गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। सर्दियों में तो गर्म पानी से स्नान करना, ठंडा या गर्म से स्नान करना बहुत दुविधा का विषय है। लेकिन यदि आप लैक्टिक अम्ल के निष्कासन से मांसपेशियों में थकान होता है तो इसको दूर कर सकते हो, किसके द्वारा, गर्म पानी से स्नान के द्वारा। ये हमारा वायवीय श्वसन हो रहा है, वायवीय श्वसन कंप्लीट हुआ। एक बार आप जल्दी से इसका भी इसको देख सकते हो कि ऑक्सी श्वसन या अनोक्सी श्वसन दोनों में मैंने आपको अंतर भी लिखा दिया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ग्लूकोज का विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वायवीय श्वसन, और अनुपस्थिति में हो रहा है तो अवायवीय श्वसन। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस टॉपिक का जो आप लोगों को आना चाहिए। अब हम चर्चा करें विद्यार्थियों, तीसरा यहां पे हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं मानव श्वसन तंत्र। हालांकि ये दोनों की दोनों घटनाएं मानव में घटित होती है, लेकिन इसके बारे में और जानने की कोशिश करना। मानव जो होता है उसमें वायवीय श्वसन भी होता है और अवायवीय श्वसन भी होता है, लेकिन हम अब डीपली इसको पढ़ेंगे कि श्वसन प्रारंभ तो कहां से होता है और कैसे श्वसन होता है। तो विद्यार्थियों, मानव श्वसन की बात करके चले तो मानव श्वसन अंग, मानव श्वसन अंग कौन है, आपके फेफड़े। और फेफड़ों की संख्या कितनी है, 2 है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, फेफड़े। ठीक है, अगर मैं बात करके चलूं मछलियों की, तो मछलियों के अंदर ये भी ध्यान रखना, मछलियां जो होती हैं उनके अंदर श्वसन अंग कौन है, उनके अंदर श्वसन अंग जो है वो होता है विद्यार्थियों गिल्स या गलफड़े, गिल्स या गलफड़े। ठीक है, और बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। मेंढक जो होता है वो त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। लेकिन मेंढक के अंदर याद रखना, मेंढक का एक छोटा सा बच्चा अपने पानी के अंदर, अपने बरसात के मौसम में अपने जोड़े भर जाते हैं पानी के, और उन जोड़ों के अंदर आपने छोटी छोटी मछलियों के बच्चों को तैरते हुए देखा होगा। विद्यार्थियों, मछलियों के बच्चे नहीं होते, वो अंडे, ये जो मेंढक है उसके छोटे बच्चे हैं, और उनको कहते हैं टेडपोल लार्वा। मेंढक का लार्वा कौन है, टेडपोल लार्वा। तो मैं यहां शब्द लिख रहा हूं टेडपोल लार्वा, यानी जो मेंढक का छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं टेडपोल लार्वा, मेंढक का बच्चा। इसके अंदर श्वसन अंग कौन है, गिल्स, क्योंकि ये किस में होता है, पानी के अंदर रहता है। और मेंढक की बात करके चले तो मेंढक जो है वो त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है, नम त्वचा के द्वारा भी। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं, मानव श्वसन की बात करके चले तो आप लोगों को मानव के अंदर श्वसन के रूप में क्या क्या अंग दिखाई देंगे। सबसे पहले आप बात करो नासा मार्ग की, सबसे पहले आपको दिखाई दिया नासा मार्ग, और नासा मार्ग में भी 2 हैं, नासा द्वार, नासा द्वार, और नासा द्वार के बाद में है नासा गुहा, नासा गुहा। नासा गुहा से आपका जो श्वसन है, मैंने बताया था आपको मुख और नाक
दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग है जिसका नाम है घर्षणी। घर्षणी, और घर्षणी से आगे आपका कंठ आ जाता है जहां पे ध्वनि का उच्चारण होता है। कंठ के आगे आपकी श्वास नली या वायु नली, इसी का दूसरा नाम क्या है? वायु नली। ठीक है, वायु नली के पश्चात आपकी आती है सौसनिकाएं। सौसनिकाएं, और सौसनिकाओं के लास्ट में आपका आता है कूपिकाएं। देखो, आपने सबसे पहले बाह्य वातावरण से नासा द्वार, जो आपके दो दरवाजे नाक के दिखाई दे रहे हैं, उनसे बाहर की वायु को ग्रहण किया। उसके पश्चात ये आपके नासा गुहा इस भाग के अंदर गई, यहां से आपके घर्षणी वाले भाग इस भाग के अंदर गई। घर्षणी से आपका ये नीचे की ओर कंठ है। कंठ के बाद में आपका ये पाइपाकार श्वास नली या वायु नली है, और इसमें होती है सौसनिकाएं। आगे जाकर के ये विभाजित हो जाता है, जिसको बोला जाता है सौसनिकाएं। और सौसनिकाओं के अंतिम भाग खुले रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कूपिका। तो एक बार इन चीजों को नोट कर लो जल्दी से। ये मानव के हमने प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले नासा द्वार, नासा गुहा, घर्षणी, कंठ, सौसनी, वो सॉरी श्वास नली, फिर सौसनी, और फिर कौन है? कूपिकाएं। चलो, तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं यहाँ पे नासा द्वार। नासा द्वार यानी आपके जो नाक के दरवाजे हैं उनको हम कहते हैं नासा द्वार। और नासा द्वार के अंदर आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं। इनमें सूक्ष्म मात्रा में रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाढ़ पाए जाते हैं। वो बाहर की धूल मिट्टी को साफ क्लीन करने का कार्य करते हैं। तो नासा द्वार की बात करें, इससे बाहरी वायु नासा मार्ग में प्रवेश करती है। नासा मार्ग में प्रवेश करती है। नासा मार्ग में प्रवेश करती है। इसमें सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। इसमें सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जो धूल मिट्टी के कणों को धूल मिट्टी के कणों को रोकने का कार्य करते हैं। रोकने का कार्य करते हैं। हाँ भाई, नाक के अंदर धूल मिट्टी जो बाहर से आ रही है उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? सबसे पहले नासा द्वार में उपस्थित रोम पाए जाते हैं, सूक्ष्म रोम। दूसरे बात की बात करके चले तो अब आता है नासा गुहा। नासा गुहा, ये आपके आगे वाला ये जो कैविटी वाला भाग है इसको कहते हैं नासा गुहा। इसमें श्लेष्मा उपस्थित होता है। इसमें श्लेष्मा उपस्थित होता है। श्लेष्मा उपस्थित होता है जो धूल मिट्टी के कणों को चिपकाने का काम करता है। देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह क्लीन हो जाएंगे, सभी जगह सभी ऑर्गन्स इनको क्लीन करने का कार्य करेंगे। धूल मिट्टी के कणों को चिपकाने का कार्य करते हैं। चिपकाने का कार्य करते हैं। धूल मिट्टी के कणों को ये चिपका लेते हैं आसानी से। आगे और बात करके चले, तीसरा हमारा जो भाग है उसको बोलते हैं घर्षणी। मैंने अभी आपको बताया था, यह है वायु तथा भोजन, वायु तथा भोजन के लिए आपके दोनों का कार्य करता है। संयुक्त मार्ग है, संयुक्त मार्ग है। फिर मैं बात करता हूं कंठ की। यह ध्वनि पेटिका है। ध्वनि पेटिका, पेटी तो जानते हो ना आप, जैसे वो पहले दादी के पास में होती थी पेटी, तो यह ध्वनि पेटिका है जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। यह ध्वनि का उच्चारण करता है। आगे हम बात करें वायु नली की।
वायु नली या श्वास नली। यह पाइपाकार संरचना होती है, यह बेलनाकार संरचना होती है, बेलनाकार संरचना होती है। ओके, अब ध्यान से सुनना भाई। इस भाग में क्या होते हैं, जैसे ये आपकी वायु नली है, इस वायु नली के अंदर क्या होता है कि अंगुलीनुमा कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम कसाब कहते हैं। अंगुलीनुमा कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो धूल मिट्टी मान लो कि आपके नासामार को धोखा देकर के अंदर चली गई, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो धोखा देकर के जा सकती है, तो बहुत सी जो धूल मिट्टी के कण थे उन्होंने आपके इस नासामार्ग को, नासा गुहा को धोखा दिया और चले गए अंदर की ओर। अब जैसे ही तुम्हारी वायु नली में प्रवेश किए, तुम्हारी वायु नली में उपस्थित थे अंगुलीनुमा संरचनाएं, वो उसको पूछते हैं धूल मिट्टी के कणों को, बताओ रे कहां जा रहे हो। धूल मिट्टी के कण कहते हैं भाई फेफड़ों में जा रहे हैं। उनको कहते हैं तुम्हारा जाना यहाँ अलाउड नहीं है, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। और विद्यार्थियों, वो तुम्हारे धूल मिट्टी के कणों को और भी रोक लेती है, जिसमें आप लोग यूं खांस खांस करके उसको बाहर निकालते रहते हो। लेकिन आप लोग यदि धूम्रपान करते हो, आप बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हो, तो आपके ये जो गर्म धुआं होती है, ये गर्म धुआं जाकर के आपके वायु नली के अंदर जो कसाब है उनको जाकर के नष्ट कर देती है। ये बहुत संवेदनशील भाग होते हैं, तो वो गर्म वायु जाकर के उनको नष्ट कर देती है। जब ये नष्ट हो जाएंगे, तो इनके नष्ट होने से विद्यार्थियों, आपके जो वायु नली वाला भाग है, हालांकि वायु नली पूरी गायब नहीं होगी, ये वायु नली हो गई, इसमें जो कसाब थे वो जा चुके। अब तुम्हारी धूल मिट्टी को कोई रोकने वाला नहीं है, ये धूल मिट्टी सीधी की सीधी तुम्हारे जाके फेफड़ों को संक्रमित करेगी। तो आपको पता हो, बीड़ी सिगरेट पीने वाले आदमियों को फेफड़ों को नचोया जाता तो कड़ा कड़ा पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ कहीं और से नहीं आया, वो बाहर की धूल मिट्टी जा जाके भर गई फेफड़ों के अंदर। इसलिए आज सारे शपथ ले लो कि आज से हमें बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, क्योंकि ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और इससे फेफड़ों के अंदर संक्रमण होता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो विद्यार्थियों, यह बेलनाकार संरचना होती है और बेलनाकार के साथ में ध्यान रखना, वायु नली में कसाबिकाएं उपस्थित होती हैं, कसाबिकाएं उपस्थित होती है, जो धूल मिट्टी के कणों को रोकती है, धूल मिट्टी के कणों को रोकती है। किसको रोक लिए भैया? धूल मिट्टी के कणों को इन्होंने रोक लिया। जैसे ही धूल मिट्टी के कणों को ये रोकेंगी, तो रोकने के पश्चात अब आपकी क्लीन एकदम साफ सुथरी वायु आपके फेफड़ों में जाएगी। लेकिन तुम लोग इतने शाणे हो कि धूम्रपान कर करके इन कसाबिकाओं को क्या कर देते हो? नष्ट कर देते हो। तो लिखो एक चेतावनीपूर्ण विषय नोट, धूम्रपान करने से ये कसाबिकाएं नष्ट हो जाती है, ये कसाबिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे फेफड़े संक्रमित होते हैं, जिससे फेफड़े संक्रमित होते हैं, जिससे फेफड़े संक्रमित होते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारी मिल गई आपको गिफ्ट में? यहाँ पे आपको मिल गई कैंसर जैसी, क्योंकि आपने अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करके आपकी जो कसाबिकाएं थी उनको नष्ट कर चुके हो। तो अब प्रारंभ करते हैं आगे का हमारा। ये हमारी हो गई वायु नली, अब हमारी आती है श्वास नली। एक लाइन और नोट कर लो यहाँ पे, वायु नली पर सी आकार के उपास्तिल छल्ले पाए जाते हैं, उपास्तिल छल्ले पाए जाते हैं।
जाते हैं, जो आपके श्वास नली जो होती है उसे पिचकने से रोकते हैं। जो वायु नली को आप अपने भाषा में लिख लेते हैं पिचकने से रोकते हैं। किससे रोक रहे हैं भाई? पिचकने से रोकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं, मेरे पास नहीं ग्लास है पानी का, और ये मान के चलो आप अपनी वायु नली है। इस वायु नली जो है इसके बाहर की ओर पूरे पे नहीं पाए जाते। देखो, अगर पूरे पे पाए जाते हैं तो गोलाकार आकृति के होते, लेकिन मैंने कहा कि सी आकृति के। ये कैसी आकृति है? सी आकृति। कृपया करके किसी ये जो दो अंगुलियों का निशान इसे कहीं और नहीं ले जाएं। ये सी आकृति का है और ये आपके पाइप आकार संरचना है, लेकिन देखो इधर तो ये कवर नहीं कर चुके। आगे की ओर ये लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? आपकी वायु नली पिचक नहीं जाए इसको बचाने के लिए इसके ऊपर की ओर ये आवृत रहते हैं। तो वायु नली पर कैसी आकृति के? सी आकार के। किससे बने होते हैं? उपास्थियों से बने छल्ले होते हैं, जो आपके वायु नली को पिचकने से क्या करते हैं विद्यार्थियों? रोकते हैं। चलो आगे प्रारंभ करें। अब हमारी आती है श्वसनिकाएं। जैसे मैंने अभी सीक्वेंस लिखा था, एक एक को अपने को 1 बाय 1 उठाना है। अपनी है श्वसनिकाएं। ये जो श्वसनिकाएं होती हैं, ये आपकी वायु नली आगे आकर के प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। मैं चित्र बना के अभी आपको ये समझाऊंगा सारा। श्वास नली या वायु नली, श्वास नली आगे जाकर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। आगे जाकर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। किसमें विभाजित हो गई भाई? श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस पर सी आकार के उपास्थि छल्ले नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वायु नली पर क्या होते हैं? सी आकार के उपास्थि छल्ले। अब मैं आगे बात करूं कूपिकाएं। कूपिकाएं ये महत्वपूर्ण है भाई, याद रखना। श्वसनिकाएं श्वसनिकाओं के अंतिम भाग, श्वसनिकाओं के अंतिम भाग फूली हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं। फूली हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं। संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें जिन्हें कूपिका कहते हैं। जिन्हें कूपिका कहते हैं। विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण वर्ड है और अभी अपन चर्चा करेंगे इनके चित्र की, कि क्या कौन कौन सी संरचनाएं कैसी पाई जाती है और कहां पाई जाती है। सबसे पहले मैंने आपको ये सारी की सारी जितने भी हमारे मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए ये सारी चीजें नोट की थी, जो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, कि नासा द्वार हो गया, नासा गुहा, गर्सनी कंठ, श्वसनिका और कूपिका, ये अपने कंप्लीटली सारे के सारे हो चुके हैं। अब चर्चा करते हैं हम कि सबसे पहले हमने बाह्य वातावरण से, कृपया करके चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। आपने वायु को ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात आपकी ये जो वायु नली है ये आगे जाकर के विभाजित हो गई प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनिकाओं में। ये आपके क्या उपस्थित है भाई? फेफड़े। हालांकि संरचना को ज्यादा डीपली मत लेना, जैसा बने वैसा बना दो, क्योंकि अभी हमें इसको समझना है। ये देखो, हमने नासा मार्ग से सबसे पहले वायु को ग्रहण किया। ये हमारा गर्सनी वाला भाग है, फिर ये कंठ आ गया, ये वायु नली हो गई, और वायु नली आगे आकर के इस वायु नली पर मैं सी आकृति के उपास्थि छल्ले बना देता हूं। ये आपके सी आकृति के क्या है? उपास्थि छल्ले। कैसी आकृति इनकी? सी आकृति। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास नली या वायु नली पर उपस्थित है, आगे ये उपस्थित नहीं है। लेकिन ये जो हमारी श्वसनिकाएं थी, ये आगे आकर के प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिकाओं में विभाजित हो गई, और इनके अंतिम सिरे जो हैं वो फूली हुई संरचनाओं के रूप में उपस्थित हैं, जिनको हमने क्या बोला है? कूपिकाएं। जिनको हमने क्या बोला है विद्यार्थियों? कूपिकाएं। इनकी संख्या फेफड़ों में मिलियंस के बराबर होती है।
अत्यधिक मात्रा में इनमें क्या भरी होती है, ये कूपिकाएं। तो हम एक बार इनका नामकरण कर लेते हैं। ये सारी क्या है, कूपिकाएं। ओके, ये नासा मार्ग, ठीक है। ये हमारी क्या है, श्वास नली। ये सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले, ठीक है। ये क्या है, आपके फेफड़े। और फेफड़ों के बाहर का जो आवरण है उसको हम बोलेंगे फुफ्फुसीय झिल्ली, फुफ्फुसीय झिल्ली। फेफड़ों के बाहर की जो झिल्ली है उसे हम बोलेंगे फुफ्फुसीय झिल्ली। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन इसको अंग्रेजी वर्णमाला में यूज करना है। आगे जाकर के ये हमारे कूपिकाओं के रूप में विभाजित हो गया। इनको बोलेंगे हम सौसनिकाएं। सौसनिकाएं, देखो सबसे पहले नासा मार्ग से आपने बाहर की वायु को ग्रहण किया, फिर वो श्वास नली से होती हुई आपके सौसनिकाओं में आई, और सौसनिकाओं के अंतिम भाग फूले हुए थे जिनको हमने क्या बोला है, कूपिकाएं बोला है। तो आप ये चित्र भी जल्दी से छाप दो, आपके श्वसन तंत्र का पूरा ये चित्र है। अब आपके श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़े जो हैं, ये दो प्रकार के फेफड़े होते हैं आपके। हम बात कर लेते हैं एक बार फेफड़ों के बारे में। और आपके शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2 फेफड़े, लंग्स, संख्या 2। संख्या कितनी होती है, 2। बायां फेफड़ा और एक है दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा, बाएं फेफड़े में 2 पालियां पाई जाती हैं, मतलब इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, और दाएं फेफड़े के अंदर पाई जाती हैं 3 पालियां। 3 पालियां से मिलकर के आपका दायां फेफड़ा बना होता है। फेफड़ों का जो वजन है वो वजन होता है विद्यार्थियों 400 से 450 ग्राम, 450 ग्राम के आसपास। वहीं बात करके चले तो फेफड़े जो होते हैं ये लगभग 10,000 वायु के आसपास पूरे दिन में फिल्टर करने का काम करते हैं वायु को, और यह श्वसन में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। यह श्वसन में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। ये लो भाई हमारा हुआ श्वसन, आधा पार्ट कंप्लीट हुआ श्वसन का। आप समझोगे कि आधा पार्ट का मतलब 50% पार्ट और बचा है, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत सी चीजें अभी पढ़नी है कि किस प्रकार से ये श्वसन को हमने यहाँ से ग्रहण किया और कैसे क्या भेजा। तो विद्यार्थियों एक बार पिछले जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम की ओर आप लौट करके आ सकते हो। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में आप देखो कि हमने बाह्य रूप से वायु को ग्रहण किया और हमारे फेफड़ों के अंदर ला करके इसको एकत्रित कर दिया। मैं एक चित्र बनाता हूं और उससे आप समझना। आपके फेफड़े जो थे, उन फेफड़ों से वायु को आपने कूपिकाओं में और कूपिकाओं से बाहर की ओर आपके रक्त वाहिनियां जा रही थी। ये फेफड़ों में आपके भरा हुआ है ऑक्सीजन। हालांकि सभी गैस आप श्वसन के रूप में ग्रहण किए थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन की। आपके बाहर फेफड़ों के बाहर गुजर रही है रक्त वाहिनियां, नाम है इसका रक्त वाहिनी। और इन रक्त वाहिनियों के अंदर आपको पता हो उपस्थित होती है आरबीसी। इसी आरबीसी के कारण आपके रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। और आरबीसी के अंदर उपस्थित होती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने की क्षमता होती है, हीमोग्लोबिन। अब आपके यहां पे कूपिकाओं में भरी थी ऑक्सीजन, कूपिकाओं में भर गई आपके यहां पे ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का कूपिकाओं में दाब ज्यादा हो गया, ये आपकी कूपिका है, यहां पे अत्यधिक मात्रा में कौन भरी है, O2, और यहां पे इसका दाब क्या हो गया, बहुत ज्यादा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझो, आप किसी कमरे में बैठे और उस कमरे के अंदर बाहर से और भी विद्यार्थियों को ला करके भर दिया जाए, तो आपस में धक्का मुक्की होगी और कोई ना कोई विद्यार्थी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको फील होगा कि यहां पे मेरा सांस घुट रहा है। तो ऐसे ही यहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में भर गई, और इस ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो एक दूसरे के धक्का दे रहे हैं कि यहां से बाहर चलो। तो ये ऑक्सीजन है, ये विसरण की क्रिया
विसरण का मतलब होता है कि खिसक करके बाहर की ओर आना। ये ऑक्सीजन कूपिकाओं से बाहर रक्त वाहिनियों में आ जाता है और ये रक्त वाहिनियों में आने के बाद में रक्त वाहिनियों में आरबीसी थी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेता है। बाहर से आपने ऑक्सीजन को लाके कहां भर दिया? आपके फेफड़ों में। फेफड़ों से विसरण की क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन कहां चला गया? ये चला गया आपके फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों से आगे की ओर रक्तवाहिनियों के अंदर। जैसे ही ये रक्तवाहिनियों के अंदर गया, आप यहां इन रक्तवाहिनियों से बाईं ओर एक अन्य ऑर्गन, एक अन्य अंग उपस्थित था जिसका नाम था हृदय। और हृदय को हमने 4 कोष्ठ में बांट दिया, 2 ऊपर वाले आलिंद और 2 नीचे वाले नीले। यहां से ये रक्तवाहिनियां इसको आपके हृदय के बाएं भाग में लेकर के आती है इस ऑक्सीजन को। और ऊपर वाला जो कमरा था उसका नाम था आलिंद, बायां आलिंद। बाएं आलिंद में इस ऑक्सीजन को लेकर के आई और यहां लाने के पश्चात जब बायां आलिंद में ऑक्सीजन उतरा तो बायां आलिंद हो गया संकुचित, ये पिचक गया। जैसे ये पिचका तो यहां से ये ऑक्सीजन रक्त के साथ में कहां चली गई? नीचे। और नीचे वाले का क्या नाम था? नीले। लेकिन नीले भी थोड़ी देर बाद में वापस से संकुचित हो गया, पिचक गया। तो यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये रक्त के साथ में निकल करके ये चली गई शरीर के बाहर, ये हृदय के बाहर। और हृदय के बाहर ये लेके जाता है इनको कोशिकाओं में। ये कौन है भाई? कोशिका। इस ऑक्सीजन को हृदय से निकलने के पश्चात ये कहां लेके गया? कोशिका के अंदर। कोशिका में जाने के पश्चात वहां उस ऑक्सीजन को मिल गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन और ग्लूकोज के अंदर हो गया फाइट। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ दिया। तोड़ने से यहां पे निष्कासित हुआ ऑक्सीजन, CO2 और H2O। हमने ऊर्जा और H2O को तो अपने शरीर में काम में ले लिया, लेकिन जो CO2 निष्कासित हुई थी उस CO2 को हमने वापस इसी रक्तवाहिनी में डाल दिया और इस रक्तवाहिनी ने इस CO2 को वापस से हमारे हृदय में लेकर के आई। अब हृदय के दाएं भाग में लेकर के आती है। दाएं भाग में ऑक्सीजन आया या CO2 आया? तो यहां पे आया CO2। ये आलिंद में आया, आलिंद ने वापस से इसको संकुचित किया, ये चला गया निलय में और निलय ने जब वापस संकुचित किया तो ये यहां से निकल करके वापस चला गया फेफड़ों की ओर। और ये फेफड़ों को वापस से इस CO2 को उन्हें इन फेफड़ों के अंदर भेज देता है। तो आप एक चीज नोटिस करो, इधर सबसे पहले रक्तवाहिनियों में क्या गया था? कूपिकाओं से ऑक्सीजन। ये गया हृदय में, हृदय से गया कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन हुआ, CO2 निष्कासित हुआ, तो इस CO2 को वापस हृदय में लाया गया और हृदय ने जब इसको बाहर निकाल दिया तो ये वापस कहां भेज दिया? फेफड़ों में। और फेफड़ों से तुम कहां निकाल देते हो? बाहर। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि मानव जो होता है उसमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा या एकल? आपके हृदय में रक्त कितनी बार प्रवेश किया? एक बार ऑक्सीजन को लेकर के आया, उसको जब बाहर निकाल दिया तो दोबारा किसको लेकर के आया? CO2 को लेकर के आया। तो आपके शरीर के अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि आपके हृदय के अंदर 2 बार रक्त प्रवेश करता है। ये पूरी की पूरी आपके श्वसन की क्रियाविधि है कि बाहर से वायु को ग्रहण किया, उससे ऑक्सीजन को आपने अपने कूपिकाओं में भरा और कूपिकाओं से विसरण की क्रिया के द्वारा आपने उस ऑक्सीजन को रक्तवाहिनियों में भेज दिया। रक्तवाहिनियों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ करके आपके हृदय के बाएं भाग में गई। बाएं भाग में जब उसको वापस निकाल दिया गया तो आलिंद से निलय और निलय से वापस कहां चले गए? कोशिकाओं में। जब कोशिकाओं में पहुंचे तो वहां पे ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का विखंडन कर दिया और कौन निष्कासित हुई? CO2। उस CO2 को हमने वापस हृदय के दाएं भाग में ले गए और दाएं भाग से वापस उसको कहां ले गए? अपने फेफड़े के अंदर। और फेफड़ों से आपने कहां निकाल दिया? बाहर। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि आपने वायु को ग्रहण भी किया और वायु को त्यागा भी। तो श्वसन 2 प्रकार का हो गया, एक अंतः श्वसन यानी बाहर की वायु को अंदर ग्रहण करना और एक निःश्वसन या बाह्य श्वसन यानी अंदर की वायु को बाहर त्यागना। जल्दी से आप ये चित्र बना लो और इसके ऊपर लिख देना दोहरा परिसंचरण, या हम जब रक्त पढ़ेंगे उसमें भी इस चित्र की चर्चा करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं आगे की ओर। श्वसन जो है उसमें मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं जिसका मतलब समझना। अंतः श्वसन, नाम से भी आप समझ गए होंगे। अंतः का मतलब क्या है? अंदर, यानी कि बाहर की वायु को अंदर ग्रहण करना, बाहर की वायु को फेफड़ों के अंदर भेजना, के अंदर भेजना।
मैं बात करूं निःश्वसन की, निःश्वसन या बाह्य श्वसन, निःश्वसन या बाह्य श्वसन, इसका मतलब है कि फेफड़ों की वायु का, फेफड़ों की वायु का बाहर वातावरण में, बाहर वातावरण में निष्कासन, निष्कासन। अब आप एक चीज बताओ, आपके फेफड़ों में कोई मशीन लगी हुई है क्या, या कोई मोटर लगी हुई है क्या, जो बाहर की वायु को तो खींच रही है और अंदर की वायु को बाहर निकाल रही है? तो अपने फेफड़ों में ऐसी कोई संरचना नहीं है जो बाहर की वायु को मोटर के तौर पे खींचे और फिर निष्कासित करे। आप नॉर्मली समझो, ये मेरे फेफड़े हैं, ये मेरे फेफड़े हैं, और फेफड़ों के नीचे मेरी एक संरचना और होती है जिसका नाम है डायफ्राम। ये मेरा डायफ्राम है। मेरे फेफड़े जो हैं वो थोड़े से आगे बाहर की ओर, और मेरा डायफ्राम हो गया सीधा। उन्हें आप देखने का प्रयास करो कि मेरे फेफड़े जो हैं वो तो आगे बाहर की ओर, और मेरा जो डायफ्राम है वो गया सीधा। तो अंदर का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया, अंदर का क्षेत्रफल बढ़ गया। जैसे आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो, अगर उस कमरे की दीवारों को बढ़ा दिया जाए तो उस कमरे में और विद्यार्थियों की बैठने की क्षमता बढ़ सकती है। वही मेरे फेफड़े कर रहे हैं कि मेरे फेफड़े थोड़े से ऊपर की ओर उठ गए और मेरा डायफ्राम हो गया सीधा। अब अंदर का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया। जब अंदर का क्षेत्रफल बढ़ा तो बाहर की वायु चली गई मेरे अंदर, क्योंकि अंदर दाब कम हो गया था। अगर मैं आपके कमरे की दीवारों को बढ़ा दूं तो आप आराम से खुले खुले बैठ सकते हो, आपके बीच में कोई दाब नहीं लगेगा। लेकिन जब मेरे फेफड़े वापस अपनी स्थिति पे आ गए और मेरा डायफ्राम गुंबदाकार हो गया, गुंबद के जैसा हो गया, तो अंदर का जो एरिया था वो वापस घट गया। जब वापस घटा, अंदर की ओर धक्का लगा, तो मेरी अंदर की वायु कहां गई? बाहर की ओर। तो अंतःश्वसन में आपके फेफड़े जो हैं, फेफड़े, फेफड़ों की जो संरचना है, या मैं पंसलियों की बात करता हूं। फेफड़ों में कौन? आपकी पंसलियां, रिब्स, बाहर की ओर वक्रित होती हैं, बाहर की ओर झुकती हैं, बाहर की ओर। और आपका जो डायफ्राम है नीचे, मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम कैसा हो जाता है? सीधा। जब ये सीधा हुआ तो अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का मतलब है वक्षीय भाग का, आपके फेफड़ों का जितना भी भाग उसको बोलते हैं वक्षीय भाग। वक्षीय भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल एरिया बढ़ गया तो दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। किसकी तुलना में? वायुमंडलीय दाब की तुलना में, वायुमंडलीय दाब की तुलना में। ओके, वायुमंडलीय दाब की तुलना में फेफड़ों का दाब कम हो जाता है। इस लाइन को कंटिन्यू कर लेना। वायुमंडलीय दाब की तुलना में फेफड़ों का दाब, फेफड़ों का दाब कम हो जाता है। दाब से आप एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करना। ये आपके पास में एक बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर आपने पानी भर दिया 5 लीटर। दूसरी आपके पास में एक बाल्टी और है उसी आकार की, और उस बाल्टी के अंदर अभी पानी 2 लीटर पानी भरा है। जब आप इन दोनों बाल्टियों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आप थोड़ी देर बाद में देखोगे कि दोनों बाल्टियों में समान पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये ए बाल्टी है और ये बी बाल्टी है। मैं आपको पूछता हूं कि बताओ कौन सी बाल्टी से पानी कौन सी बाल्टी में प्रवेश किया, तो आप बताओगे कि पानी ए बाल्टी से बी बाल्टी की ओर गया है, क्योंकि ए बाल्टी के अंदर पानी क्या भरा था? ज्यादा। पानी के अणुओं के बीच में दाब बहुत ज्यादा था, और बी बाल्टी के अंदर पानी कम था, तो इनके अणुओं के मध्य दाब क्या था? कम। तो अधिक दाब से कम दाब की ओर कोई भी चीज का प्रवाह जो होता है उसे सांद्रता प्रवणता कहते हैं, और ये वास्तविक रूप से बिना ऊर्जा के ही घटित होता है। यहां से पानी कहां चला जाएगा? बी लीटर बी वाली जो पानी की बाल्टी है उसके अंदर चला गया। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो बाहर की वायु, बाहर की
वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। वहीं अगर हम बात करें निःश्वसन की, तो निःश्वसन के अंदर पसलियां जो हैं वो वापस अपनी स्थिति पे आ जाती हैं। पसलियां जो हैं वापस अपनी स्थिति पर आ गई, वापस अपनी स्थिति पर आ जाती है। और डायफ्राम जो है वो गुंबदाकार हो जाता है, गुंबद के आकार का हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। कैसी आकृति का हो गया? गुंबदाकार। तो वायुमंडलीय दाब फेफड़ों की तुलना में कम हो जाता है, फेफड़ों की तुलना में कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे अंदर की वायु बाहर निष्कासित होती है, बाहर निष्कासित होती है। चलो बताओ, अंतःश्वसन और निःश्वसन या बाह्य श्वसन के अंदर शरीर के कौन कौन से अंग जो हैं वो शामिल हैं? तो आपकी पसलियां या फेफड़े और साथ में आपका डायफ्राम। जब पसलियां बाहर आई, डायफ्राम सीधा हुआ तो बाहर की वायु अंदर, और जब पसलियां अपनी स्थिति पर वापस चली गई और डायफ्राम गुंबदाकार हो गया, तब आपके शरीर के अंदर की जो वायु है वो बाहर निष्कासित हो गई। तो ये आपका अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन होता है। एक पॉइंट और नोट कर लेना इसके अंदर, आपका जो अंतःश्वसन होता है उसके अंदर आप जो वायु ग्रहण करते हो उस वायु के अंदर लगभग 78% के आसपास आपकी नाइट्रोजन होती है। आपने जो वायु ग्रहण की है उसमें 78% कौन है? नाइट्रोजन। और लगभग 21% के आसपास इसमें कौन होता है? ऑक्सीजन। और नगण्य 0.03% कौन है इसमें? CO2। लेकिन आप जो वायु को त्याग रहे हो उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन तो होती है 78%। 78% तो कौन है? नाइट्रोजन। ओके। और लगभग 16% कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। या 3.6 या 4% के आसपास कौन होती है? CO2। तो देखो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि आप चाहे अंतःश्वसन करो या बाह्य श्वसन करो, ऐसी कौन सी गैस है जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा? देखो आपने अंतःश्वसन में भी कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन ली थी? 78%। और बाह्य श्वसन में भी आप कितने प्रतिशत नाइट्रोजन निकाल रहे हो? 78%। O2 का स्तर अंतःश्वसन में ज्यादा था, बाह्य श्वसन में कम हो गया। अंतःश्वसन में आपके CO2 का स्तर कम था, लेकिन बाह्य श्वसन में इसका स्तर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये महत्वपूर्ण अंतर है इनके अंदर जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी की आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर अंतःश्वसन और हमने बाह्य श्वसन पे भी चर्चा कर ली। फेफड़ों के अंदर कैसे बाहरी वायु को खींचा जाता है और कैसे अंदर की वायु बाहर निकलती है, इस पे भी हमने चर्चा की है। आगे हम बढ़े तो आपके फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको मैंने अभी जस्ट एक चीज बोली थी कि ऑक्सीजन जो है उसको आपके रक्त में हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कर रही है? तो आपके फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन भरी थी, O2 का परिवहन, उस O2 को आपके फेफड़ों से ले जाने वाली मुख्य रूप से 97% ऑक्सीजन को आरबीसी के द्वारा परिवहन किया जाता है। आपके फेफड़ों से 97% ऑक्सीजन को आरबीसी लेकर के जाती है और 3% ऑक्सीजन जो है उसको प्लाज्मा के द्वारा, हम ब्लड जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के द्वारा परिवहन किया जाता है। वहीं हम CO2 की बात करके चले
तो CO2 निष्कासित कहां हुई है? कोशिकाओं में, और वहां से लगभग 20 से 25% के मध्य परिवहन जो है आरबीसी के द्वारा परिवहन हुआ, आरबीसी के द्वारा परिवहन हुआ, और 7% परिवहन प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा परिवहन हुआ, और लगभग 70% परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में हुआ। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन हुआ। यानी आपके जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन का 97% परिवहन आरबीसी के द्वारा हुआ, 3% ऑक्सीजन को प्लाज्मा के द्वारा परिवहन किया गया। लेकिन CO2 जो थी आपके कोशिकाओं से निष्कासित हुई, और 20 से 25% आरबीसी के द्वारा, 7% प्लाज्मा के द्वारा, और 70% बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में इसका परिवहन किया गया। अब हम इस टॉपिक के अंदर हमारे मुख्य रूप से जो श्वसन होता है उससे संबंधित रोग हमारे बाकी हैं। कुछ वायु हमारे फेफड़ों में परमानेंट शेष रहती है, वो हमें अभी पढ़ना है। तो हमारे चैप्टर की बहुत सी चीजें अभी हमें जाननी है, बहुत सी चीजों का हमें स्टडी करना है। आगे की क्लास में हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो श्वसन है उसको हम और भी इजी से इजी वे में समझने की कोशिश करें। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।